एक आदमी 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है मदद मांगने के लिए, और जैसे ही मदद मांगने की फोन करता है, लगभग 10 या 15 मिनट का समय अभी बीता था कि पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी जब आती है तो वो उस व्यक्ति को कॉल बैक करते हैं, कहते हैं कि क्या हमारी संजय से बात चल रही है। संजय कहते हैं कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। तो बताया जाता है कि साहब गली में एक प्ले स्कूल है, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूँ, आप कहाँ पर हो। वो कहते हैं कि हम रोड पर अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तुम भी रोड पर आ जाओ, जैसे ही हमारी गाड़ी दिखाई दे तुरंत हाथ देना और हम लोग रुक जाएंगे। जैसा बताया गया था संजय ने ठीक वैसे ही किया। गाड़ी आती है, गाड़ी रुक जाती है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, तुमने जो 112 नंबर पर पुलिस को फोन करके बुलाया है। वो कहता है कि साहब उसकी 19 साल की लड़की है, नाम उसका मनीषा है, वो यहीं पास में गली में एक विद्यालय है, प्ले स्कूल, वहां पर पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन जब शाम तक घर नहीं पहुंचती तो वो परेशान हो जाता है, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए। तीनों पुलिस वालों ने बात तो सीरियस तरीके से की थी, लेकिन जैसे ही बाप ने कहा मेरी 19 साल की बेटी लौट कर वापस नहीं आई है, तीनों ही पुलिस वाले आपस में हंसने लगते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे भाई भैया भाग भूक गई होगी। तो जैसे ही ये बात सुनी जाती है संजय को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि साहब मैंने इसलिए आपको फोन किया था, आप मेरी ये जिस मदद के लिए यहाँ पर आए हैं आप मेरी मदद करिए, आप इस तरह की बातें मत करिए। जैसे ही बाप थोड़ा गुस्से में आता है तभी पुलिस वाले एकदम शांत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ शायद कुछ बात गलत बोल दी गई है। इसके बाद बोले हम क्या कर सकते हैं। वो बता जाता है कि साहब वो दिन में कह रहे थे कि वो एक स्कूल पास में पढ़ता है, नर्सिंग का फार्म लेने के लिए यहाँ से गई हुई थी। तभी उन पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को जिसका नाम संजय होता है अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा उसी स्कूल जो कॉलेज था वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बड़ा सा गेट होता है, हालांकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि गेट जो बंद था। आखिरकार छोटे गेट के रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं, वहां तीन लोग बैठे मिलते हैं। देखने में पता चलता है कि दो ऐसे थे जिन्हें थोड़ा सा नशा था, एक ऐसा लग रहा था जैसे कि सामान्य है। तभी पुलिस वालों की मौजूदगी में संजय उनसे कहता है हाथ जोड़ते कि साहब मेरी बेटी यहां पर आई थी, 19 साल की उम्र है, नाम उसका मनीषा है, क्या आपने देखी है। उनमें से कहते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की वड़की नहीं आई है। वो कहते हैं साहब सीसीटीवी कैमरे दिखा दो। जो उन्हें सही से जवाब देने चाहिए थे उन तीनों में से किसी ने भी सही से जवाब दिए नहीं। जो पुलिस आई थी मदद करने के लिए उन तीनों पुलिस वालों ने सही से जवाब लिए नहीं। आखिरकार वो बेचारा बाप वहां से घर चला जाता है। यानी कि बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा प्रदेश सड़कों पर उतर आता है। इस मनीषा के साथ हुआ क्या है और मनीषा के साथ होने वाली पूरी कहानी को आज कहानी के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। दरअसल जिला भिवानी में एक गांव लगता है डाड़ी लक्ष्मण। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, उम्र जिसकी लगभग 19 साल के आसपास होती है, जिसने भी 1 महीने पहले ही यहीं पास का एक सिंघानी जगह लगती है, वहां पर एक प्ले स्कूल होता है, उसको ज्वाइन किया था। रोज वो घर से निकलती है लगभग 8 बजे के आसपास और सीधा अपने विद्यालय जाती है, पढ़ाती है, रोज शाम को वापस लौट कर आ जाती है। 11 अगस्त 2025 को सिंघानी प्ले स्कूल में जब वो जाती है तो वहीं से लगभग 11:23 के आसपास अपने पिता संजय को फोन करती है। कहती है कि पापा आज थोड़ा देर हो जाएगी, थोड़ा देर से आऊंगी क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो लेना है वो भरना है। बस वो अपने पिता को ये जानकारी दे देती है। उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बेटे की बाप से बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है। इसी बीच में उसके पास एक और फोन पहुंचता है। जैसे वो फोन पहुंचता है फिर से वो घर पे फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद जब बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो इस बार जो फोन उठाया जाता है तो मौसी फोन उठाती है। मौसी पूछती है क्या हुआ मनीषा। वो कहती है कि मौसी जी मैंने एक सूट के लिए ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो आने वाला होगा, आप उसे ले लेना। वो कहती है बेटा हम तो काम कर रहे हैं, घर पे है भी नहीं, एक काम करो तुम अपने दादा का नाम बता देना और जैसे ही दादा का नाम बताओगी वो तुम्हारे दादा को देके चला जाएगा। ठीक है मौसी जी। मनीषा ये दोबारा बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद यहाँ से वो अपने जो भी इसका आगे काम होता है विद्यालय में अपने काम में जुट जाती है। दोपहर 1:58 पर विद्यालय से जैसे वो बाहर निकल रही है, रोज वो आती है स्कूल की वैन से और स्कूल की वैन ही उसको लेकर चली जाती है। ड्राइवर से कहती है कि भैया मुझे ना यहीं पास में कि 500-700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल स्कूल कॉलेज है, वहां से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसलिए आप घर चले जाओ और मैं अपना काम करके आती हूँ। जैसे ये आदेश मिलता है उस ड्राइवर को, उसने कहा ठीक है बहन जी। वो चला जाता है। इसके बाद शाम के 6:26 के आसपास का वक्त हो रहा था। जो उसका पिता है उसके पास एक मिस कॉल पहुंचती है बेटी की। अब जैसे ही मिस कॉल आती है तो उसके बाद वो कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं लगता। हालांकि घर में चर्चा तो शुरू हो ही जाती है क्योंकि बेटी कभी इतनी देर नहीं करती, इतनी देर से कभी घर नहीं आती। अब जो घर पे नहीं आई है तो घर वाले आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। संजय ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आखिरकार करूं तो क्या करूं। बोले बेटा एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके वहीं जाओ, जाकर देखो। वो सीधा उस जगह पहुंच जाता है सिंघानी। वहां जाने के बाद अपनी बेटी को उस प्ले स्कूल के जो स्टाफ था उससे बातचीत कर रहा था कि साहब मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। और इसी बीच में उसने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस से मदद मांगी। पुलिस आती है। पीवीआर ईएसआई अनूप, साथ ही कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, ये 3 लोग आते हैं उस गाड़ी में और तीनों आने के बाद संजय से संवाद करना शुरू कर देते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जो उनके मुख से आवाज निकलती है, बात निकलती है, वो बाकी बड़ी शर्मनाक होती है कि तुम्हारी लड़की भाग भूग गई होगी, आ जाएगी। इस तरह की बातें शायद पुलिस को शोभा नहीं देती। लेकिन संजय ने जब इस बात को सुना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद वो जहां जहां उन्हें ढूंढना था, जितनी ईमानदारी से काम करना था, वो इतनी ईमानदारी, वो इतनी शिद्दत वो दिखाते ही नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करते हैं
जो आइडल कॉलेज होता है वहां जाते हैं, वो स्टाफ से मिलते हैं, वहां जानकार मिल जाते हैं। ऐसे पीठ पर हाथ पैर मार रहे थे एक दूसरे के, जैसे कितनी पुरानी जान पहचान है। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को लेकर परेशान था। पुलिस वालों की शायद उस बात को देखकर आंखें नहीं खुल रही थी। आखिरकार यहाँ रात के लगभग 10 या सवा 10 बजे के आसपास का वक्त था। इन तीनों पुलिस वालों ने, अनूप, पवन, धर्मेंद्र, को कहते हैं कि साहब हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, आपको एक काम करना चाहिए, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है लोहारू, आपको वहां जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब संजय ने अपने पिता से फिर दोबारा से बातचीत की। उसके साथ जो एक दो साथी थे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा रात तो बहुत ज्यादा हो गई है, एक काम ना करें, हम सुबह चलते हैं। ठीक, अब जो रात ज्यादा हो गई है, कुछ अपने मन से इन्होंने ऐसे अंदाजा लगाया कि सुबह चलेंगे, सुबह देखेंगे। फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, जितना कोशिश कर सकते थे कोशिश की। दिन निकलता है, सुबह के लगभग 8:30 या पौने 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 12 अगस्त 2025 की वो तारीख थी। संजय सीधे थाने पहुंच जाता है, अपने परिवार के चचा या कुछ और एक दो साथियों के साथ। वहां जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी इस तरह से बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। ये बात सुबह 8:30 से पौने 9 बजे शुरू हुई थी और देखते ही देखते कब शाम हो जाती है, यानी कि रात के 7:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पुलिस वाले पूरा दिन उसको ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं, इधर से इधर घुमाते रहते हैं। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एसएचओ अशोक कुमार एफआईआर दर्ज करते हैं और एएसआई शकुंतला इस मामले की जांच अधिकारी हो जाती हैं। लेकिन जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी से जांच पड़ताल करनी चाहिए, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब इस थाने के अंदर भी ये कहा जाता है एक बाप से कि शादी वादी कर ली होगी, पिकनिक मनाकर वापस लौट कर आ जाएगी। जैसे पिता ने यह बात सुनी, पिता की आंखें नम हो जाती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, पुलिस से मदद मांगने के लिए आता हूं तो कोई कहता है कि पिकनिक मनाने चली गई है, कोई शादी की बात करता है तो कोई भागने की बात करता है। क्या हर बेटी ऐसे ही होती है? आखिरकार पिता ने जब ये बात कही, पुलिस ने उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की। पिता जाकर प्ले स्कूल जाता है, पिता आइडल कॉलेज जाता है, जाकर सीसीटीवी की मांग करता है, लेकिन सीसीटीवी उसको दिखाई नहीं जाती। उसको सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। उससे कहा जाता है कि मिल जाएगी, दे देंगे, बड़े अधिकारी आए नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन संजय हिम्मत नहीं आ रहा था, आखिरकार करे तो क्या करे। लेकिन अगला ही दिन, यानी 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है, वो विद्यालय की तरफ जा रहा था ये जानने के लिए कि आखिरकार उसकी बेटी सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिल जाएगी कि आई थी, नहीं आई थी, कहां गई थी। तमाम कोशिश कर रही थी। इस बीच में पुलिस ने अगर चाहती तो सीडीआर निकलवाई जा सकती थी, लड़की की लोकेशन निकलवाई जा सकती थी, उससे पता करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसी बीच में 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है, ये लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी में एक नहर लगती है। नहर के किनारे एक रास्ता है, रास्ते के पास में एक बॉडी मिल जाती है। आसपास के गांव वाले मुझे पुलिस को सूचना देते हैं। तब ये शकुंतला जो एएसआई होती है, जांच अधिकारी है, होती है, संजय को फोन करके कहती है कि संजय आपको आना है, वहां पर पहुंचना है, हमें एक बॉडी मिली है, अगर आप देख लीजिए कि यहाँ तो नहीं आपकी बेटी की बॉडी हो। बस पिता के लिए तो एक पैरों तले जमीन खिसकने जैसी स्थिति हो जाती है। पिता करता भी तो क्या करता। आखिरकार पिता, उसके जो साथ के लोग थे, वो सीधा वहां पर रोते बिलखते पहुंचते हैं। बेटी के कपड़ों के आधार पर उसको पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। जिस रूप में बेटी मिलती है उसकी तो कभी कल्पना की ही नहीं थी। दरअसल अब यहां पर मामला बढ़ने लगता है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लोगों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। बेटी को जितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, दरअसल उसकी आंखें ही निकली हुई थी। जो उसकी भोजन की और श्वास की नली थी वो भी निकली हुई थी। और उसकी जो गर्दन पर जैसे चंदे का आकार होता है, ऐसे चंद्रमा की तरह 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा एक घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बार बार उस पर किसी धारदार हथियार से वार किया है, मारा है, और उसको बहुत ही हीनियस तरीके से उसके साथ ऐसा सब किया गया है। कपड़ों से देखकर, उसकी अपनी बेटी को देखकर आखिरकार पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे भिवानी के हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम शुरू होता है, अब ये खबर पूरे इलाके में आकी तरफ फैल जाती है। 14 तारीख की बात ही लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी जो मजदूर है संजय, उसकी बेटी गायब हो जाती है। यही बेटी अगर किसी नेता की होती, यही बेटी अगर किसी मंत्री की, विधायक की होती, तो शायद पुलिस वाले पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से काम करते। लेकिन एक मजदूर की बेटी गायब हुई थी, इसलिए पुलिस वाले उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। और लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। और जैसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, वैसे वैसे धरना, प्रदर्शन, ये सब शुरू हो जाता है। 14 तारीख को उनकी पोस्टमार्टम की करने के बाद जो बॉडी परिवार वालों को सौंपी जाती है, तो परिवार वाले कहते हैं कि जब तक हथियार नहीं मिलेंगे तब तक हम इस बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बस घर वालों का गुस्सा बढ़ने लगता है। जो उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और उन्हें कह दिया कि जब तक हथियार नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। 16-17 को भी पूरे प्रदेश भर में हंगामा शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, कई कई घंटे तक रोड जाम कर दिए जाते हैं। अब चाहे वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो, जो व्यापारी हो, दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, क्योंकि लगातार मनीषा को लेकर लोगों में उबाल फैल रहा था। अब इसके बाद कहीं ना कहीं पूरी पुलिस की नींद टूटती है, सरकार की नींद टूटती है। अब मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है, तमाम अधिकारियों को मौके पर मैदान में आना पड़ता है। अब चाहे एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, तमाम अधिकारी मैदान में आते हैं और ये आश्वासन देना शुरू कर देते हैं कि चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देंगे। अब पुलिस ने जो भी तक छीछा लेदर की थी, उस छीछा लेदर पर लीपापोती करने के लिए जो एसपी होते हैं मनवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया जाता है। और सुमित कुमार आईपीएस 2014 बैच के ऑफिसर होते हैं, इनको तत्काल यहाँ का चार्ज दे दिया जाता है। साथ ही जो एसएचओ होते हैं अशोक कुमार, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और एएसआई शकुंतला, जो बहुत ही लापरवाही से इस मामले को ले रही थी, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। पीबीआर पर जो 3 लोगों की टीम आई थी, ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, इनको भी निलंबित कर दिया जाता है।
ये ऐसा लग रहा था जैसे इनको पांचों को सस्पेंड किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पब्लिक शांत हो जाएगी। लेकिन पब्लिक का गुस्सा और भड़क जाता है। पब्लिक कहने लगती है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, दोबारा चार्ज मिल जाएगा। क्या बेटी वापस लौट कर आ सकती है? एक गरीब आदमी की बेटी इस तरह से चली गई। अगर आप लोग पहले से ईमानदारी से काम कर रहे होते तो शायद वो जिंदा होती। बस इतना था। झज्जर, जींद, फतेहाबाद, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। पक्ष विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी, सबके सब सड़कों पर आ जाते हैं। और देखते देखते पूरे प्रदेश भर में और आसपास के जो प्रदेश के लोग थे वो भी सड़कों पर उतर आते हैं। और सबकी मांग थी कि इसमें जो भी है जांच करिए, ईमानदार जांच करिए, हथियारों को पकड़िए, बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम होता है भिवानी जिला हॉस्पिटल में और दोबारा फिर पोस्टमार्टम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है रोहतक के पीजीआई में। पता चलता है कि गला काटा गया है, बॉडी पर निशान है कई तरह के। ऐसा लग रहा है जैसे जानवर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जानवर ने उसको नोचा है। लेकिन क्यों किया है? सीएम ने भी आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला जाता है तो 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास का वक्त था। सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हालांकि इससे पहले, एक दिन पहले, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम, नहर के आसपास के वो इलाका जहां बॉडी मिली थी, वो इलाका, सब जगह ढूंढा जाता है, पड़ताल की जाती है। लेकिन साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिल ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। 18 अगस्त को जब उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल होने लगता है और ये दावा किया जाने लगता है कि मनीषा ने एक दुकान से 600 रुपए का एक कीटनाशक खरीदा था और उसको खरीदने के बाद उसको यूज कर लिया, यानी कि पी लिया, यानी कि उसने अपनी जान दे दी। बस इतना था। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक पत्र था जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। अब वो वायरल होता है तो उसमें बताया जाता है कि उस लड़की ने अपनी जान दे दी है। दरअसल उस लेटर को ये दावा किया जा रहा है कि वो लेटर क्या है। मैं उस लेटर को उसकी हिंदी तर्जुमा, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था और रोमन भाषा में, तो इसलिए मैं उसको पढ़ के उसका हिंदी तर्जुमा बताता हूँ कि सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी ये सब वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी, ना मैंने कुछ गलत काम किया है। बस मैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नोट सेट क्रैक किया और एक नर्सिंग अफसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों को हर्ट किया हो तो। और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आपकी आभारी हूं। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। इस तरह का लेटर था। ये लेटर उस लड़की ने लिखा है, नहीं लिखा है, इसकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उसकी तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कीटनाशक जहां से खरीदा उसके बारे में दावा किया जाता है कि वाकई इस एक आदमी ने यह आकर गवाही दी है। अभी पुलिस इस मामले को अल्टी पल्टी करना चाहती है या फिर जो प्रदेश भर में बवाल हो रहा था उस बवाल को शांत करना चाहती है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी, अचानक 5वें दिन वो पत्र कहां से प्राप्त हो गया कि उसका पहले खुलासा क्यों नहीं किया? जिस पत्र को ये बताया जा रहा है कि उसने जान दी है वह फोटो कॉपी लग रही है, तो इसका ओरिजिनल कहां पर है? साथ ही मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी तो 13 को बॉडी मिली। अगर लाश 2 दिन खेतों में खुले में पड़ी थी तो आखिरकार किसी की उस पर नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि वो एक आम रास्ता जैसा लगता है, वहां से बहुत सारे लोग इस बीच में आए होंगे, गए होंगे, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी और अचानक से वो मिल जाती है। वाकई अपने आप में सोचने वाली बात थी।